नमस्कार दोस्तों स्टडी IQ जुडिशरी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों आज मैं आप सभी लोगों के साथ चर्चा करने वाला हूं एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे के बारे में, जो मुद्दा होने वाला है सरोगेसी से संबंधित। अब ये जो सरोगेसी का कॉन्सेप्ट है, पहले तो उसको मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा और उसके बारे में क्या कानूनी प्रक्रिया आज के समय पे चल रही है, क्या दिक्कतें हैं, क्या परेशानी है, ये कमर्शियल सरोगेसी क्या है, ये सारी चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि हमारी राय इस संबंध में आज के समय पे क्या होनी चाहिए, क्या सही रास्ता है जो हमको अपनाना होगा। तो देखिए, सरोगेसी का कॉन्सेप्ट ये कैसे अराइज़ हुआ है, इसको समझने की कोशिश करते हैं सबसे पहले। देखिए दोस्तों, जब भी हम लोग सरोगेसी की बात करते हैं, तो हम लोगों को ये समझना पड़ेगा कि समय के साथ एक दिक्कत है, एक परेशानी है, जो बहुत ज़्यादा प्रभावी हो रही है समाज के ऊपर, जो कि है इनफर्टिलिटी की शिकायत। किसकी शिकायत? इनफर्टिलिटी। क्या है ये इनफर्टिलिटी की शिकायत? अभी समझाता हूँ आप लोगों को। इनफर्टिलिटी, इनफर्टिलिटी माने एक ऐसी परिस्थिति जहाँ पर एक पुरुष और एक महिला एक दूसरे के साथ लगातार शारीरिक संबंध बनाने के बावजूद अपने बच्चे को जन्म नहीं दे पा रहे हैं, प्रेगनेंसी अकर नहीं हो रही। अब इसके कई कारण हो सकते हैं। ऐसा भी कुछ कारण हो सकता है कि कोई मेडिकल रीज़न हो किसी उस पुरुष व्यक्ति की तरफ, जिसकी वजह से वो सक्षम ना हो कि वो महिला प्रेग्नेंट हो सके, या फिर कोई ऐसी दिक्कत परेशानी किसी एक ऐसी महिला के भी साथ हो सकती है। वजह कुछ भी हो, एंड रिजल्ट ये है कि कोई एक कपल है जो कंसीव नहीं कर पा रहा है, अपनी फैमिली को एक्सटेंड नहीं कर पा रहा है। अब देखिए दोस्तों, ये बात तो आप सभी लोग समझते ही होंगे कि किसी भी व्यक्ति के लिए जीवन के अंदर ये निर्धारित करना, ये डिसाइड करना कि उसको अपना परिवार आगे बढ़ाना है या नहीं, बच्चे को जन्म देना है या नहीं, ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट पर्सनल डिसीजन है। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि हमको हर तरीके का व्यक्ति मिलेगा समाज में। ऐसे काफ़ी भी व्यक्ति होंगे जो शायद चाहते होंगे कि उनको शायद कभी कोई बच्चा ना हो और दे वुड नॉट वांट कि कभी कोई जन्म ले उनके घर में, दैट इज़ आल्सो फाइन। बट किसी व्यक्ति के पास कम से कम ये ऑप्शन तो हो कि अगर वो चाहे तो अपने जीवन को आगे बढ़ा सके, अपने परिवार को आगे बढ़ा सके। तो उससे ये ऑप्शन जो है वो छिन जाता है। जब इनफर्टिलिटी की वजह से कोई भी पर्टिकुलर कपल कंसीव नहीं कर पाता है। यही जो इनफर्टिलिटी की शिकायत है, ये एक मेडिकल ग्राउंड है। अब काफ़ी ऐसी भी सर्कमस्टांसेस हो सकती हैं कि अगर हम लोगों को प्रॉपर मेडिकल अटेंशन मिले, कोई प्रोसीजर वगैरह फॉलो किया जाए, तो हो सकता है कि वो जो इनफर्टिलिटी की शिकायत है, वो ठीक भी हो जाए। और अगर ऐसा हो पाता है और नेचुरल प्रोसेस से आगे जाके बच्चा कंसीव होता है, तो उससे बेहतर तो कोई भी परिस्थिति नहीं है। पर हर एक सिचुएशन में ऐसा हो पाएगा, इनफर्टिलिटी की शिकायत खत्म हो पाएगी और नेचुरल प्रेगनेंसी से बच्चा पैदा हो पाएगा, उस बात की भी कोई गारंटी नहीं है। इनफैक्ट इन मेजॉरिटी ऑफ द केसेस, अगर हम लोग मेडिकल एविडेंस के हिसाब से चलें, ऐसे कपल्स जिनके बीच में इनफर्टिलिटी की शिकायत आई है, उनके लिए नेचुरल प्रोसेस से एक दूसरे के साथ बच्चे को पैदा करना, प्रेगनेंसी की तरफ आगे बढ़ना, चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। इस पर्सपेक्टिव में एक कॉन्सेप्ट निकल के आता है, जिसको हम बोलते हैं दोस्तों सरोगेसी। सरोगेसी का कॉन्सेप्ट बहुत हॉट टॉपिक बन गया है आजकल के समय पे। अब ये सरोगेसी का कॉन्सेप्ट है क्या, इसको समझते हैं। सरोगेसी एक ऐसी प्रक्रिया का नाम है जहां पर हम कोई भी कपल किसी तीसरी महिला का सपोर्ट पाएगा और जिस सपोर्ट के अंदर टेक्नोलॉजी के माध्यम से एक बच्चे को कंसीव किया जाएगा उस तीसरी महिला के वूम में। और वो जो प्रेगनेंसी की प्रक्रिया है, शारीरिक रूप से वो महिला गो थ्रू करेगी। और कल को अगर सक्सेसफुल रहती है प्रेगनेंसी और डिलीवरी होती है बच्चे की, तो कानून के अनुसार वो जो बच्चा रहेगा, उसके ऊपर जो हक होगा, वो उस महिला का ना हो करके उस कपल का होगा जिसको सपोर्ट कर रही थी वो महिला। ये पूरा कॉन्सेप्ट सरोगेसी के नाम से जाना जाता है, जहां पर प्रेगनेंसी हो रही है, बच्चे का जन्म भी हो रहा है, पर नेचुरल प्रक्रिया से उस कपल के बीच में नहीं,
वो कपल सहायता ले रहा है किसी तीसरी महिला की, उसके शरीर की, जिसके इस्तेमाल से एक बच्चा जन्म ले रहा है, जिसके ऊपर कानूनी रूप से हक उस कपल का है, ना कि उस महिला का। ठीक है? अब देखिए इस सरोगेसी के कॉन्सेप्ट में मूलतः कोई परेशानी नहीं है। इनफैक्ट ये एक बहुत अच्छा तरीका हो सकता है ऐसे कपल्स को बच्चा पाने का, जो चाहते हैं बच्चा बट इनफर्टिलिटी के कारण वो कंसीव नहीं कर पा रहे। तो दिस इज अ वेरी सपोर्टिंग, अ वेरी गुड ऑप्शन, और इसी आधार पर इसका आमतौर पर इस्तेमाल किया भी जा रहा था। काफ़ी अच्छे तरीके से, काफ़ी बड़े लेवल पर इस्तेमाल हो रहा था। पर दोस्तों आप समझते ही हैं कि किसी भी चीज़ की अगर समाज के अंदर कुछ अच्छाइयाँ हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि उसमें कुछ निहित बुराइयाँ भी होंगी, और हमेशा हमें कोशिश करनी होती है कि जो उसकी बुराइयाँ हैं, उनको जितना कंट्रोल कर सकें, उतना कंट्रोल करें। क्या बुराई निकल के आती है सरोगेसी के संबंध में? देखिए, सबसे बड़ा थ्रेट निकल के आया समय के साथ इसका कमर्शियलाइज़ेशन, इसका कमर्शियलाइज़ेशन। कमर्शियलाइज़ेशन से मेरा मतलब क्या है? कमर्शियलाइज़ेशन से मतलब ये है कि ये एक समय के साथ धंधा बन गया, एक मोड ऑफ बिज़नेस बन गया, जहाँ पर कुछ इंस्टीट्यूशंस, कुछ संस्थाएँ, कुछ ग्रुप ऑफ पीपल इस बारे में बिज़नेस कंडक्ट करने लगे कि वो कुछ गरीब महिलाओं को, जो उस एज की थी कि वो सक्सेसफुली कंसीव कर सकती थी, डिलीवर कर सकती थी, उनकी सर्विसेज़ को हायर करते थे, एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ मनी, और वो सर्विसेज़ को प्रोवाइड करते थे किसी भी पर्टिकुलर कपल को, और उसके एक्सचेंज में अच्छा खासा मोटा पैसा चार्ज करते। तो कोई कपल जाएगा, ऐसे किसी इंस्टीट्यूशन को अप्रोच करेगा, जिनकी तरफ से एक हेल्दी महिला प्रोवाइड कराई जाएगी, जो उस प्रेगनेंसी के दौर से गुजरेगी, और फिर डिलीवरी हो जाएगी और जो पूरा पैसा है सेटल कर दिया जाएगा। धीरे-धीरे ये कुछ ज़्यादा ही हो गया, और इससे हुआ क्या कि वो जो गरीब महिलाएँ हैं, क्योंकि देखिए ऐसे किसी भी चीज़ के संबंध में सबसे बड़ा फैक्टर क्या होता है? पैसे का लालच। और आप सभी को पता है कि पैसे की सबसे ज़्यादा ज़रूरत किसको रहती है? समाज के गरीब तबके को। तो कभी-कभी ऐसी भी परिस्थिति हो जाती है कि वो समाज का गरीब तबका किसी भी हद तक जाने को तैयार हो जाता है, कुछ चंद पैसे कमाने के लिए। प्रेगनेंसी का ये जो पीरियड है, प्रेगनेंसी का ये जो दौर है, इतना आसान दौर नहीं होता है। शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से बहुत ही कठिन पीरियड माना जाता है। किसी भी महिला के लिए उस दौर से गुज़रना, बार-बार गुज़रना, चंद पैसों के लिए गुज़रना, किसी भी रूप में सही नहीं माना जा सकता है। मतलब एक ऐसी उसको परिस्थिति तो बिल्कुल नहीं मानेंगे जहाँ पर न्याय हो रहा हो, ठीक है? इसी बात का संज्ञान लेते हुए, चीज़ों को समझते हुए, जानते हुए, हमारी सरकार ने एक्शन लिया, और सरकार ने एक्शन ऐसा लिया कि एक नया कानून बनाया दोस्तों, जिसको हम लोग बोलते हैं सरोगेसी रेगुलेशन, सरोगेसी रेगुलेशन एक्ट। ये कानून उभर के आया 2021 में। डिमांड तो इसकी बहुत लंबे समय से हो रही थी, पर आखिरकार ये कानून आया, और जो मुख्य हमारा जो डिस्कशन है इस पर्टिकुलर सेशन का, वो इसी सरोगेसी रेगुलेशन एक्ट के कुछ प्रावधानों के संबंध में ही होने वाला है। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट अल्टीमेट एम इस कानून का यही था कि ये जो सरोगेसी की प्रक्रिया है, इसको हम लोग रेगुलेट करें। इसके बारे में कुछ ऐसे नियम कानून लाए जाएँ जिससे ये जो कमर्शियलाइज़ेशन हो रहा है ना सरोगेसी का, जिसके माध्यम से एक्सप्लॉइटेशन किया जा रहा है, शोषण हो रहा है गरीब लोगों का चंद पैसों के लिए, उसको थामा जा सके, उसको रोका जा सके, ठीक है? इसी संदर्भ में कुछ नियम बनाए गए। इस कानून के अंदर कुछ नियम बनाए गए, जिसमें जो सबसे महत्वपूर्ण और जो सबसे पहला नियम था, जो हमको देखने को मिलता है इस कानून के सेक्शन 4 के अंदर, उसने क्या किया कि कमर्शियलाइज़ेशन को, या फिर ऐसे बोल लें कमर्शियल सरोगेसी को, कमर्शियल सरोगेसी को पूरी तरीके से बैन कर दिया। मतलब इस कानून के अंदर ये साफ-साफ लिखा गया है कि सरोगेसी की जा सकती है, उसमें कुछ गैर कानूनी नहीं है।
पर सरोगेसी कभी भी कमर्शियल पर्पसेस के लिए नहीं की जाएगी, केवल और केवल एल्ट्रिस्टिक पर्पस के लिए करी जा सकती है। एल्ट्रिस्टिक पर्पस मतलब ऐसी भावना से कि हम किसी का भला कर रहे हैं, किसी की सहायता कर रहे हैं, इस भाव के साथ सरोगेसी की जा सकती है, कमर्शियल पर्पस से नहीं की जा सकती है। और कैसे डिटरमाइन किया कि कौन सी सरोगेसी को हम अल्ट्रिस्टिक पर्पस के लिए मानेंगे, कौन सी सरोगेसी को हम कमर्शियल पर्पसेस के लिए मानेंगे। तो कानून के अंदर ये बेंचमार्क बताया गया है कि अगर कोई पेमेंट की जा रही है उस कपल के द्वारा उस सरोगेट मदर को, उस महिला को जो प्रेग्नेंट हो रही है सरोगेसी के अंदर, अगर वो एक्सपेंस केवल और केवल उन एक्सपेंसेस से जुड़ा हुआ है जो प्रेगनेंसी से जुड़े हुए हैं, जैसे कि जो भी मेडिकल एक्सपेंस हुआ, जो भी आपका खर्चा आया उस प्रेगनेंसी के दौरान या डिलीवरी के दौरान, वो सारा खर्चा अगर कंपेंसेट किया जा रहा है, उसके अलावा थोड़ा बहुत जो और एडिशनल खर्चा हुआ होगा उस महिला का, जिसके अंदर उसने अच्छा खाना-पीना खाया होगा, अपना ध्यान रखा होगा, वो जो थोड़ी बहुत चीज़ें हैं, अगर केवल इतना ही एक्सपेंस बियर किया जा रहा है कपल के द्वारा, केवल इतना ही पेमेंट किया जा रहा है, तो ऐसी सरोगेसी को हम लोग एल्ट्रुइस्टिक सरोगेसी मानते हैं। मतलब एक ऐसी सरोगेसी जो सहायता के भाव से, दूसरे व्यक्ति का भला करने के भाव से की गई। पर अगर इस मेडिकल एक्सपेंस के अलावा, जनरल एक्सपेंस के अलावा प्रेगनेंसी से जुड़े हुए कोई और पेमेंट की जा रही है, तो ऐसी किसी भी पेमेंट को उस सरोगेसी के एक्सचेंज में माना जाएगा कि आपने सरोगेसी की सर्विस दी है इसलिए मैं पेमेंट कर रहा हूँ, और वो गिरेगा कमर्शियल सरोगेसी की डेफिनेशन। और कमर्शियल सरोगेसी की जो है परिस्थिति, वो कानून के अंदर अलाउड नहीं है। ऐसी किसी भी सरोगेसी की तरफ जाना कानूनी अपराध है, जिसके संबंध में अगर शिकायत हुई, जो होगी ही, आपके खिलाफ जो ज़रूरी कार्रवाई है वो चलाई। इसमें कपल भी इन्वॉल्व्ड होगा और वो महिला भी इन्वॉल्व्ड होगी। अगर कोई संस्था है जो इस प्रक्रिया का पार्टिसिपेट कर रही है, वो संस्था भी उसका सब्जेक्ट मैटर बनेगी। तो एक सीरियस कॉन्सिक्वेंस फॉलो होगा। तो ये कानून आने से, हमारे सरोगेसी रेगुलेशन एक्ट आने से सबसे बड़ा प्रभाव यही पड़ा कि कमर्शियल सरोगेसी को पूर्णतः खत्म कर दिया गया और अल्ट्रुइस्टिक सरोगेसी को ही केवल रिकॉग्नाइज किया। तो यहाँ पे पहला पॉइंट तो दोस्तों हम लोगों को ये सीखना चाहिए कि सरोगेसी बैन नहीं हुई, अल्ट्रुइस्टिक सरोगेसी अभी भी की जा सकती है। बैन जो हुआ है वो कमर्शियल सरोगेसी, ठीक है। अब ये जो प्रावधान है इसके संबंध में कुछ ऑब्जेक्शंस आते हैं कि हमारी सरकार को इतना बड़ा कदम नहीं उठाना चाहिए। मतलब कमर्शियल सरोगेसी को पूर्णतः खत्म ना करके कानून के अंदर कुछ ऐसे नियम कानून बनाए जा सकते थे कि अगर कमर्शियल सरोगेसी हो भी रही है, तो वो जो सरोगेट मदर्स हैं, उनका उत्पीड़न ना हो पाए, उनका शोषण ना हो पाए। तो वो जो संस्थाएँ हैं जो ऐसी सर्विसेज़ दे रही हैं, उनको आप नियम से बाँध सकते थे, उनको आप कानून से बाँध सकते थे कि कैसे वो उनका शोषण ना करें और कैसे उनको एक सही कंपेंसेशन मिल पाए फॉर देयर सर्विसेज़। ऐसा कुछ किया जा सकता था, पर सरकार ने ज़्यादा बेहतर क्या समझा कि कमर्शियल सरोगेसी को पूर्णतः बैन कर। अब इस संबंध में सबकी अलग-अलग राय हो सकती है। आप लोगों में से कुछ लोगों को ऐसा लग सकता है कि सरकार ने ये जो कॉम्प्रिहेंसिव बैन लगाया है, वो ठीक है, वो ज़्यादा बेहतर कदम है। कुछ लोगों को ऐसा भी लग सकता है कि पूर्णतः कमर्शियल सरोगेसी को खत्म करना सही नहीं था, रेगुलेट कर सकते थे उसको और बेहतर तरीके से। देखिए, अगर आप मेरी राय जानना चाहते हैं, तो मेरा भी ऐसा ही मानना है कि कमर्शियल सरोगेसी को पूर्णतः खत्म करना, पूर्णतः गलत बताना सही नहीं था। हाँ, हम कुछ नियम कानून बना सकते थे जिसमें हम लोग सुरक्षा प्रदान कर सकते थे उन सभी सरोगेट मदर्स को, जिससे कि कानून का मिसयूज़ नहीं हो पाता। पर हाँ, एक चैलेंज मैं बिल्कुल समझ सकता हूँ जिसकी वजह से सरकार ने भी शायद सोचा होगा कि कमर्शियल सरोगेसी को बिल्कुल ही बैन कर देना चाहिए, वो ये रह सकता है कि ऐसे नियम कानूनों को बनाना तो दोस्तों बड़ा आसान होता है। पर ज़मीनी लेवल पे, सोसाइटी के लेवल पे ये सुनिश्चित करना कि वो नियम कानून पूरे किए जा रहे हैं, वो बड़ा मुश्किल है। जैसे ऐसे हमारे देश के अंदर कई कानून हैं, जो गरीबों की सुरक्षा के लिए बने हैं। जैसे मज़दूरों के से संबंधित कई कानून हैं। हमारा फैक्ट्रीज़ एक्ट है, वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट है। ये सारे कानून हैं, काम कर रहे हैं, इनका बहुत फ़ायदा मिल रहा है। पर केवल सरकार ही आपको बता सकती है कि ये सुनिश्चित करना कि ग्राउंड लेवल पे ये कानून सच में माने जा रहे हैं, कितना मुश्किल काम है। और अभी भी ऐसी परिस्थितियाँ काफ़ी कॉमन हैं,
कि ऐसे आपको संस्थाएं या ऐसी आपको फैक्ट्रीज वगैरह चलती हुई मिल जाएंगी जहां पे ये कानूनों का उल्लंघन डेली बेसिस पे होता है। तो ऐसी किसी भी परिस्थिति में नियम कानून बनाना एक बात है, उसको जमीनी रूप पे लागू करना दूसरी बात। उसका एक अलग लेवल है, उसके एक अलग चैलेंजेस है। शायद यही वजह रही होगी कि सरकार ने बेहतर समझा कि कमर्शियल सरोगेसी को पूरी तरीके से खत्म कर दिया जाए। पर इसका बहुत बड़ा नुकसान हुआ है दोस्तों, और वो नुकसान पता है क्या हुआ है? देखिए, अल्टरिस्टिक सरोगेसी समाज के अंदर उतनी प्रैक्टिकल है नहीं। जितना अच्छा हम लोग समाज को समझते हैं, उतना अच्छा दोस्तों समाज है नहीं। क्योंकि अल्ट्रिस्टिक सरोगेसी के लिए किसी भी एक एप्रोप्रिएट व्यक्ति को ढूंढ पाना, कोई एक ऐसा व्यक्ति जो आगे बढ़ के आए, क्योंकि देखिए इट इज नॉट जस्ट अबाउट द प्रोसेस कि किसी व्यक्ति को कितना कष्ट झेलना पड़ेगा। समाज में भी एक एक ऐसी परिस्थिति है जहां पे ऐसी किसी भी चीज को बहुत अच्छे से नहीं देखा जाता है, फॉर वॉट एवर रीजन। गलत बात है, बिल्कुल है, पर समाज में जो चीज चलती है वो चलती है। तो समाज में भी एक टैबू है कि किसी और के बच्चे को अपने पेट के अंदर पालना उतना शायद महान नहीं माना जाता है जितना माना जाना चाहिए। तो ऑल्ट्रुस्टिक सरोगेसी एक गुड ऑप्शन है, पर वो हर एक कपल अवेल कर पाएगा, मुश्किल है। इसलिए कहीं ना कहीं वो जो कपल्स है उनसे हमारा जो सरकार है वो सरोगेसी का ही अधिकार छीन ले रहा है, ये कहकर कि कमर्शियल सरोगेसी बैन है। ये पहला पॉइंट है। इसके अलावा इस कानून में कुछ और दिक्कतें परेशानी बताई जाती है। जैसे एक परेशानी जो इस कानून के संबंध में वो बताई जाती है वो ये है कि ये कानून कहता है कि मैरिड केवल मैरिड कपल जो हैं वो सरोगेसी के कानून का फायदा उठा सकते हैं, मतलब सरोगेसी को अवेल कर सकते हैं, सरोगेसी सर्विसेज को अवेल कर सकते हैं। तो देखिए इसमें तीन तरीके की सिचुएशंस क्रिएट होती हैं। एक कोई महिला है जो शादीशुदा है और उसकी शादी अभी भी चल रही है, तो ये जो कपल है सरोगेसी की सर्विसेज को अवेल कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है एल्ट्रोस्टिक पर्पस के लिए। दूसरे नंबर पे कोई महिला है जो डाइवोर्सी है पर किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे वो शादीशुदा थी, ये महिला भी सरोगेसी की सर्विसेज को अवेल कर सकती है। ऐसी कोई भी महिला जिसकी पहले शादी हुई थी बट उसके पति की डेथ हो गई, तो वो विडो है, ऐसी महिला भी सरोगेसी की सर्विसेज को अवेल कर सकती है कानून के अनुसार। पर दोस्तों एक ऐसी महिला जिसकी आज तक कभी शादी हुई नहीं, मतलब अनमैरिड वुमेन, ऐसी कोई भी महिला सरोगेसी की सर्विसेज को नहीं अवेल कर पाएगी, नहीं अवेल कर पाएगी। तो जो सिंगल वुमेन है उनको ये अधिकार नहीं दिया गया है कि वो सरोगेसी के माध्यम से या सरोगेसी की सर्विसेज को वो ले पाए, उनका फायदा उठा पाए। अब ऐसा बोला जाता है कि ये जो प्रावधान है जहां पे सिंगल वुमेन को हटाया गया है, इसकी वजह से आर्टिकल 14 का वायलेशन होता है, राइट टू इक्वालिटी का वायलेशन होता है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। क्योंकि आर्टिकल 14 कहता है कि हर एक व्यक्ति के लिए कानून बराबर होगा और उसको कानून की बराबर सुरक्षा दी जाएगी, इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की बात होती है। तो अगर हम लोग सरोगेसी की सर्विसेज का बेनिफिट दे रहे हैं किसी एक ऐसी महिला को जो मैरिड है, तो वही बेनिफिट हम लोग एक सिंगल वुमेन को नहीं दे रहे। हम ऐसा बेनिफिट एक डाइवोर्सी को दे रहे हैं, एक विडो को दे रहे हैं, बट एक सिंगल वुमेन को नहीं दे रहे हैं। कैसे आप डिफरेंशिएट कर रहे हो एक विडो में, एक सिंगल वुमेन? क्योंकि दोनों ही जगह हस्बैंड तो अवेलेबल नहीं है। तो इसको कई जगह पे अनजस्टिफाइड माना गया और इसके बारे में काफी ऑब्जेक्शंस भी रेज किए। इसके संबंध में जितना मैं समझ पाता हूं कानून को देखते हुए, जो सरकार ने दिमाग लगाया है वो ये लगाया है कि देखिए, सरोगेसी की सर्विसेज जब हम लोग अवेल करते हैं तो हमें एक बात याद रखना चाहिए कि उन सरोगेसी की सर्विसेज का एक रिजल्ट निकल के आएगा, और वो रिजल्ट होगा कि एक जीता जागता इंसान निकल के आएगा, एक बच्चा जन्म लेगा जिस बच्चे के भी कुछ अधिकार होंगे। तो हम लोग जब सरोगेसी की सर्विसेज की बात करते हैं तो हमारी नजर में केवल वो कपल नहीं है या केवल वो व्यक्ति नहीं है जो सरोगेसी की सर्विसेज अवेल करना चाहता है। हमारी नजर में वो जो एंड प्रोडक्ट है उस सरोगेसी की सर्विसेज का, वो जो बच्चा जन्म लेगा, वो भी है, और हमें उसके हितों का भी ध्यान रखना है। एंड दैट मे बी द रीजन कि सरकार ने सोचा कि कोई भी महिला जो मैरिड है, डाइवोर्सी है या फिर विडो है, वो इन अ बेटर पोजीशन उस जिम्मेदारी को निभा पाएगी इन कंपैरिजन टू अ सिंगल वुमन।
मैं ये नहीं कह रहा कि ये जो डिफरेंशिएशन है वो जस्टिफाइड है या इसमें कुछ बहुत ज़्यादा लॉजिक लग रहा है, पर हाँ, मुझे लगता है कि दिस कुड बी द रीज़न कि सरकार ने ऐसा कोई फैसला लिया हो। पर अगर आप मेरी राय जानना चाहें, तो मेरे हिसाब से तो ऐसा डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए था। कानून या तो ये कह देता कि केवल मैरिड कपल ही कर सकता है, मतलब हस्बैंड और वाइफ दोनों रहेंगे और दोनों शादी के संबंध में बंधे होंगे, तो ही वो सरोगेसी की सर्विसेज़ अवेल कर पाएँगे, तो ज़्यादा लॉजिक बनता। बल्कि ये कहा गया है कि कपल है तो भी चल जाएगा, विडो है तो भी चल जाएगा और डाइवोर्सी है तो भी चल जाएगा, पर सिंगल वुमन नहीं चलेगा। तो डाइवोर्सी और सिंगल वुमन में डिफरेंशिएट करना और विडो और सिंगल वुमन में डिफरेंशिएट करना थोड़ा-सा मुश्किल है और कहीं न कहीं आर्टिकल 14 के हिट होने के चांसेस बने रहते हैं। तो दूसरी दिक्कत परेशानी इस कानून के संबंध में हमको ये देखने को मिलती है। इसके अलावा एक और परेशानी है जिसको हमें देखना होता है कि जब हम लोग कहते हैं कि मैरिड कपल, तो मैरिड कपल को डिफाइन कर रहा है हमारा कानून। हमारे इस कानून में दोस्तों सेक्शन 2 का एस है, जहां पे स्पेसिफिकली इस चीज को पॉइंट आउट किया गया है कि सरोगेसी की सर्विसेज को अवेल करने के लिए पुरुष होना चाहिए, महिला होनी चाहिए, वो दोनों लीगल मैरिज का पार्ट होना चाहिए, पुरुष कम से कम 21 साल का होना चाहिए, महिला कम से कम 18 साल की। तो जब हम ये लोग बोल रहे हैं कि हमको एक मेल चाहिए, एक फीमेल चाहिए और उनके बीच में लीगल मैरिज चाहिए एट व्हाटएवर पॉइंट ऑफ टाइम, तो इसका नुकसान ये हो रहा है कि वो लोग जो एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, क्यूर कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, वो इस बेनिफिट को अवेल नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनके बीच में हमारा जो भारत देश के अंदर आज के समय पे कानून है, लीगल मैरिज होना पॉसिबल नहीं है। तो अगर कोई गे कपल है, वो भले ही कितने लंबे समय से एक दूसरे के साथ रह रहा हो, भले ही उनका रिलेशनशिप कितना भी स्टेबल क्यों ना हो और भले ही वो कितने भी सक्षम क्यों ना हो किसी भी आने वाले बच्चे की देखभाल करने के लिए, फिर भी क्योंकि वो भारतीय कानून के अनुसार इस समय पर कानूनी रूप से शादीशुदा नहीं हो सकते हैं, एक दूसरे के साथ शादी नहीं कर सकते हैं, इस कारण से उनसे सरोगेसी का बेनिफिट भी छीन लिया गया है। इस बात को अनजस्टिफाइड बताया गया है, गलत बताया गया है। क्यों गलत बताया गया? यहां पे बोला गया है मैरिज एक सेपरेट कॉन्सेप्ट है, बच्चा एक सेपरेट चीज है। कोई ऐसा कपल जो किसी भी कारणवश अगर संबंध में नहीं बन पा रहा है लीगल मैरिज पे, तो ऐसे कम्युनिटी से हम ऐसा अधिकार क्यों छीन ले रहे हैं कि वो किसी बच्चे को भी अपने परिवार का सदस्य नहीं बना सकते, क्योंकि उनकी भी चाह हो सकती है एज अ गे कपल, एज अ लेस्बियन कपल, कि उनका भी परिवार आगे बढ़े। तो अगर वो नेचुरली, उनको तो इनफैक्ट ज्यादा जरूरत है, अगर वो नेचुरली कंसीव नहीं कर सकते हैं सेम जेंडर का होने के कारण तो कम से कम ऐसे सर्विसेज के माध्यम से वो ये सारी अपॉर्चुनिटीज को अवेल कर तो सकें, पर ये भी हक उनसे छीन लिया गया है। तो ये बड़ा एक डिस्ट्रेसिंग पॉइंट है जहां पर सिचुएशन ठीक नहीं है। तो एक चैलेंज ये रेस किया जाता है कि यहाँ पे भी हमको देखने को मिलता है कि हमारी जो एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी के लोग हैं, उनका आर्टिकल 14 वायलेट हो रहा है, आर्टिकल 21 वायलेट हो रहा है, उनकी पर्सनल लिबर्टी छीनी जा रही है, उनकी मर्जी। अगर वो अपने जीवन में किसी बच्चे को लाना चाहते हैं, तो उनसे हम ये हक क्यों छीन रहे हैं? केवल इस वजह से कि वो कानूनी रूप से शादी नहीं कर सकते। क्योंकि जब उनसे ये अधिकार छीना गया, मतलब जब ये बोला गया कि कानूनी शादी नहीं हो सकती है लेस्बियन कम्युनिटी में, गे कम्युनिटी में, तो आधार ये था कि हमारा जो कानून है, हमारे जो कस्टम्स हैं, हमारे जो रीति-रिवाज हैं, जो लंबे समय से चले आ रहे हैं, वो ऐसी किसी भी मैरिज को रिकॉग्नाइज़ नहीं करते हैं, जो एक पुरुष और एक महिला के बीच में ना हो। ये लॉजिक था, ये आर्गुमेंट था। अगर एक बात को उसको एक्सेप्ट भी कर लें, तो क्या ऐसा भी कोई कस्टम है या क्या ऐसी भी कोई प्रैक्टिस है जो ये कहती है कि किसी भी बच्चे का देखभाल एक महिला और एक पुरुष ही मिलके करेंगे? कोई गे कपल नहीं, 2 आदमी नहीं कर सकते हैं या 2 महिलाएँ नहीं कर सकती हैं, ऐसा भी कोई कस्टम है? अगर नहीं है तो हमने किस हक से उनको रोका है? ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है।
जो हमको समझना पड़ेगा। हम उनको डिनाई कर रहे हैं कोई अपॉर्चुनिटी, एटलीस्ट वी शुड गिव एन एक्सप्लेनेशन कि क्यों? जब एक विडो इकलौती महिला होके बच्चे का ध्यान रख सकती है, जब एक डाइवोर्सी वुमन इकलौती होके बच्चे का ध्यान रख सकती है, तो एक गे कपल 2 लोगों के होने के बावजूद, लेस्बियन कपल 2 लोगों के होने के बावजूद क्यों नहीं रख सकते? जब आप एक महिला पे भरोसा कर सकते हो, तो 2 महिलाओं पे भरोसा क्यों नहीं कर सकते? जब आप एक पुरुष पे भरोसा कर सकते हो, तो आप 2 पुरुष पे भरोसा क्यों नहीं कर सकते? व्हाट इज़ दैट लॉजिक? जस्ट बिकॉज़ वो इस कम्युनिटी से बिलॉन्ग करते हैं। तो लीगल मैरिज को कनेक्ट करना सरोगेसी से बहुत ज़्यादा जस्टिफाइड नहीं लगता है, सारी परिस्थितियों को देखते हुए, सारी सिचुएशन को समझते हुए। तो इसके बारे में भी चर्चा होना बहुत ज़रूरी है। देखिए, मैं अगर अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ, दिस इज़ द पॉइंट जिसको लेके मेरे भी दिमाग में अच्छा खासा ऑब्जेक्शन है कि व्हाट इज़ द लॉजिक? आई डोंट अंडरस्टैंड कि लीगल मैरिज को सरोगेसी से आपने क्यों अननेसेसरीली कनेक्ट करने की कोशिश की है, जिसकी ज़रूरत थी नहीं, ठीक है? एक ये पॉइंट है। इसके अलावा एक पॉइंट और है जिसको समझने की कोशिश करते हैं। इस सरोगेसी रेगुलेशन एक्ट के अनुसार ये एक कंडीशन डाली गई है कि कोई भी कपल अगर सरोगेसी की सर्विसेज को अवेल करना चाहता है, तो ये ज़रूरी है कि उसकी पहले से कोई संतान ना हो, कोई भी बेटा या बेटी कोई भी पहले से ना हो, चाहे बायोलॉजिकली मतलब उनका खुद का, चाहे एडॉप्शन के माध्यम से, चाहे सरोगेसी के माध्यम से। मतलब अगर किसी कपल का पहले से बच्चा है, चाहे वो एडॉप्ट किया हो, चाहे पहले सरोगेसी की हो कभी या फिर बायोलॉजिकली उसने जन्म लिया हो। अगर ऐसा है तो आप फिर से सरोगेसी की सर्विसेज नहीं ले पाओगे। इस पॉइंट को भी चैलेंज किया जा सकता है। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? यहाँ पे बोला जाता है कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? सबसे पहला पॉइंट, अगर किसी कपल का पहले से एक बच्चा है, तो क्या उसका ये अधिकार नहीं है कि वो अपने परिवार को और फर्दर एक्सटेंड करने के लिए एक और बच्चे को जन्म दे? क्यों उससे हम लोग ये हक छीन ले रहे हैं? हाँ, मैं ये बात समझता हूँ कि ये सारी कंसिडरेशंस होती हैं, एक से ज़्यादा बच्चा करने की, अगर पहले लड़की है तो मुझे लड़का चाहिए या लड़का है तो लड़की चाहिए, ये सारी कंसिडरेशन इर्रेलेवेंट। पर अगर ये कंसिडरेशन नहीं है, कोई कपल जेन्युइनली चाहता है कि मेरे एक से ज़्यादा बच्चे हों, तो अगर कोई कपल बायोलॉजिकली फिट है और वो ये अगर डिसीज़न ले पा रहा है कि मैं एक से ज़्यादा बच्चे पैदा करूँ, तो एक कपल अगर वो मेडिकली फिट नहीं है, इनफर्टिलिटी से सफ़र कर रहा है, तो हम उसे ये सेम लिबर्टी क्यों नहीं दे रहे? उसको हम लोग एक बच्चे तक सीमित क्यों कर रहे हैं? उससे हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि आपका एक बच्चा पहले से है, तो आप दूसरा नहीं कर सकते? इसका भी लॉजिक समझना बहुत मुश्किल है। तो आपने कैसे डिफरेंशिएट किया बिटवीन अ कपल जो बायोलॉजिकली फिट एंड अ कपल जो इनफर्टिलिटी से सफर कर रहा है। जब बायोलॉजिकली फिट वाले पे कोई लिमिटेशन नहीं है, वो कितने भी बच्चे करे, तो इनफर्टिलिटी वाले कपल पे आपने कैसे लिमिटेशन लगा दी कि एक ही बच्चा रखो आप, अगर एक है तो दूसरा नहीं कर सकते? अब इसका ये लॉजिक दिया जाता है कि एडॉप्शन के कानून में भी तो ऐसी लिमिटेशंस हमको देखने को मिलती हैं और ये बात सच भी है कि एडॉप्शन में थोड़ी-सी लिमिटेशंस देखने को हमको मिलती हैं, कि अगर बच्चा पहले से है, तो थोड़ा-सा दिक्कत परेशानी ज़्यादा हो जाती है। इनफैक्ट सेम जेंडर का बच्चा पहले से होता है, तो लगभग इम्पॉसिबल हो जाता है कि वही जेंडर का बच्चा अडॉप्ट करे। पर याद रखिएगा दोस्तों, सरोगेसी को और एडॉप्शन को आप कंपेयर नहीं कर सकते हो, क्योंकि दोनों के अंदर जो कंसीडरेशंस हैं, वो बहुत डिफरेंट हैं। क्योंकि जब हम लोग एडॉप्शन की बात करते हैं, तो हम लोगों के दिमाग में ये बहुत ज़रूरी पॉइंट होता है कि वो जो बच्चा है जिसको अडॉप्ट किया जा रहा है, उसके साथ कुछ गलत ना हो। ऐसा ना हो कि आज तो उसको अडॉप्ट कर लिया जाए, पर कल को उसको उसकी अनदेखी करी जाए या उसके किसी भी प्रकार पे हित दिक्कत में आए। पर सरोगेसी में ये सारे कंसिडरेशन नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि कोई भी बच्चा जो जन्म लेगा, वो उसी कपल का बच्चा है। तो ऑब्वियसली हम लोग ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो जो सारा हमारे दिमाग में डर है या भय है कि उसको नेग्लेक्ट किया जाएगा, वो यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली अप्लाई नहीं होगा। तो किसी भी कपल से ये अधिकार छीन लेना कि एक से ज़्यादा बच्चा आप नहीं कर सकते हो सरोगेसी के माध्यम से या फिर
पहले से अगर कोई बच्चा है बायोलॉजिकली तो भी आप नहीं सर्विस अवेल कर पाओगे, ये थोड़ी-सी दिक्कत की बात है। इन सब चीज़ों पे हमको थोड़ा-सा काम करने की ज़रूरत है। तो ओवरऑल जो निष्कर्ष निकल के आता है पूरी चर्चा से, वो दोस्तों ये निकल के आता है कि सरोगेसी एज़ अ कॉन्सेप्ट एक बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है आज के समय पे, क्योंकि वो किसी भी व्यक्ति को उसके मौलिक अधिकार एक्सरसाइज करने का मौका देता है कि अगर वो अपने परिवार को आगे बढ़ाना चाहे, जीवन में बच्चे का सुख पाना चाहे और अगर उसका शरीर साथ ना दे रहा हो, मेडिकली वो इतना अगर कॉम्पिटेंट ना हो, अगर वो सफ़र कर रहा हो किसी भी दिक्कत, परेशानी से, इनफर्टिलिटी से जुड़ी हुई, तो वो उस चीज़ का बेनिफिट उठा सके और जीवन में आगे बढ़ सके। तो सरोगेसी एज़ अ कॉन्सेप्ट इज़ अ गुड ऑप्शन, इज़ अ बेटर ऑप्शन जो हमारे समाज के अंदर होना चाहिए। पर हाँ, कॉन्सेप्ट का होना और उसके मिसयूज़ को रोकना, ये दोनों चीज़ें बिल्कुल अलग हैं। और जो कानून लाया गया, वो कानून इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए लाया गया कि सरोगेसी रहे, बट उसका मिसयूज़ कॉन्ट्रैक्ट जितना कम किया जा सके, उतना कर सके। और इसी संबंध में जो सबसे पहला कदम जब जिसकी हमने चर्चा भी करी कि कमर्शियल सरोगेसी को बैन करना, उसी तरफ एक बहुत कड़ा और सख्त कदम। तो जो भी ऑब्जेक्शंस हैं, उनको अगर हम लोग सेट असाइड करें फॉर द टाइम बीइंग, तो ये जो कानून है, बहुत अच्छे तरीके से और बहुत प्रॉपर कंसीडरेशंस के साथ काम कर रहा है। पर हाँ, जो चॉइसेस पार्लियामेंट ने मेक करी हैं इस कानून के अंदर, वो बेटर की जा सकती हैं अभी भी, अगर इस कानून के अंदर कुछ बदलाव कर दिए जाएँ। जैसे एक बदलाव जो मैं प्रपोज़ करूँगा वो ये करूँगा कि कमर्शियल सरोगेसी को पूर्णतः बैन करने के बदले कमर्शियल सरोगेसी को सेकेंडरी ऑप्शन बना दिया जाए। मतलब ऐसा लिख दिया जाए कि अल्ट्रुइस्टिक सरोगेसी अगर अवेल की जा सकती है तो उसी को किया जाए। कमर्शियल सरोगेसी सेकेंडरी होगी और अगर कमर्शियल सरोगेसी अवेल की जा रही है तो उसके बारे में सख्त रूल और रेगुलेशन बना दिए जाए, जिनकी अवहेलना करने पर आपको क्रिमिनल लॉ का शिकार होना पड़ेगा। तो कुछ ऐसी व्यवस्था बनाई जाए जो मुझे लगता है मेरी नज़र में बेहतर व्यवस्था होगी। इसके अलावा जो परेशानियाँ हम लोगों ने यहाँ पे एड्रेस करी, जैसे मैरिड कपल और सिंगल वुमेन या फिर डाइवोर्सी वुमेन और सिंगल वुमेन में जो डिफरेंशिएशन किया गया है, वो थोड़ा-सा अनजस्टिफाइड लगता है। तो वहाँ पर अगर कोई सिंगल वुमेन है, अगर वो कुछ रूल्स और रेगुलेशन को सैटिस्फाई करके ये दिखा पा रही है कि वो कॉम्पिटेंट है किसी भी बच्चे का ध्यान रखने के लिए, तो ऐसी किसी भी सिंगल वुमन से हमें वो अधिकार नहीं छीनना चाहिए। जैसे कि हम लोग एक एज क्राइटेरिया डिफाइन कर सकते हैं। अगर कोई सिंगल वुमन है जो 30 साल की है या 35 की है, 35 से 45 की है, जैसे कि हम मैरिड कपल के बारे में भी बात करते हैं। और अगर उसकी अभी शादी नहीं हुई है और वो शायद करना भी नहीं चाहती है, अगर ऐसी कोई चॉइस है, तो उसको हम बिल्कुल अपॉर्च्युनिटी देनी चाहिए कि वो सरोगेसी की सर्विसेज़ को अवेल कर सके। उसके अलावा जो हम लोगों ने ये लीगल मैरिज की रिक्वायरमेंट डाली है, उसको हम लोग सोच सकते हैं कि उसको हटाया जा सके। इसके बदले हम लोग ऐसी रिक्वायरमेंट जा सकते हैं डाल सकते हैं कि कोई भी कपल हो, वो अपनी स्टेबिलिटी साबित करे। वो ऐसी इंटेंशन साबित करे कि वो एक-दूसरे के साथ रहने वाले हैं और वो आपस में सक्षम हैं, बच्चे का ध्यान रखने के लिए। ऐसा कुछ एफिडेविट वगैरह उनसे लिया जाए, कानूनी प्रक्रिया बताई जाए। इस संबंध में वो कानूनी अपराध भी स्थापित कर सकते हैं कि अगर सरोगेसी की सर्विसेज़ ली गई और कल को अगर बच्चे का ध्यान नहीं रखा गया, तो वो एक संगीन कानूनी अपराध होगा। ऐसी कुछ व्यवस्था बनाई जा सकती है। पर पूरी तरीके से पूरे कॉन्सेप्ट को, पूरे बेनिफिट को लीगल मैरिज पे डिपेंड करना डज़न्ट सीम टू बी जस्टिफाइड जब तक एलजीबीटी कम्युनिटी को राइट नहीं मिल जाता है कानूनी रूप से एक-दूसरे से शादी करने का, तब तक तो ये सिचुएशन थोड़ी-सी अनजस्टिफाइड रहेगी ही दोस्तों। इसके अलावा ये जो कंडीशन डाली है कि अगर पहले से एक बच्चा है बाय व्हाटएवर रीज़न बायोलॉजिकली एडॉप्शन और सरोगेसी आप अवेल नहीं कर सकते हो सरोगेसी की सर्विसेज़ को, इसको भी फर्दर रिकंसिडरेशन की ज़रूरत है। हम लोगों के ऐसी कोई बार एक मतलब प्रोहिबिशन कंप्लीटली नहीं लगा देना चाहिए। हाँ, जेंडर चॉइस वगैरह का पॉइंट या ऑप्शन हम लोगों को बिल्कुल नहीं देना चाहिए और ऐसी किसी भी चीज़ के बारे में हमें सख्त कदम उठाना चाहिए। बट एट द सेम टाइम एट लीस्ट ऐसी पॉसिबिलिटी हम लोग क्रिएट कर सकते हैं कि कोई कपल है जिसका पहले से भी अगर बच्चा है और अगर वो अपनी फैमिली को नेचुरल रीज़न्स की वजह से फर्दर एक्सटेंड करना चाहते हैं, तो सरोगेसी की सर्विसेज़ को बिल्कुल अवेल करें। उसमें मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा कोई दिक्कत या परेशानी की बात होगी। तो कहने का मतलब है ओवरऑल जो निष्कर्ष निकल के आता है, वो ये निकल के आता है, सरकार को कानून को इतना सख्त भी नहीं बना देना है कि वही जो बेनिफिट है पूरे कॉन्सेप्ट का, वही मेजॉरिटी ऑफ लोगों से छीन लिया जाए। सिंगल वुमन से छीन लिया, एलजीबीटी की कम्युनिटी से छीन लिया, ऐसे कपल से छीन लिया जिनका पहले से बच्चा है, तो वो जस्टिफाइड नहीं।
फर्दर सरकार का फोकस ये होना चाहिए कि हम कानून की दायरे में रहते हुए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बेनिफिट दें, पर रेगुलेट उसको इस तरीके से करें कि किसी भी तरीके से किसी का भी उत्पीड़न ना हो पाए। और ये बात लगभग हर पॉइंट के बारे में लागू होती है, जिसकी हम लोगों ने चर्चा करी। चलिए दोस्तों, इस चर्चा को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि जो भी हम लोगों ने डिस्कस किया इस सेशन के अंदर आप सभी लोगों को पसंद आया होगा। और दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि मैं ऐसे सेशंस आगे भी बनाता रहूँ, ऐसी चर्चाएँ हम आगे भी करते रहें, तो इस सेशन को सबसे पहले लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा दोस्तों आपको ये सेशन कैसा लगा? या फिर अगर आप कोई बदलाव चाहते हैं, तो वो क्या बदलाव होगा? ज़रूर बताइएगा मेरे को। बाकी आप सभी लोगों से उम्मीद था फिर से मुलाकात होगी किसी ऐसे ही नए सेशन के अंदर, जहाँ पे किसी नए कॉन्सेप्ट को पकड़ के हम लोग समझने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि कानून को और बेहतर कैसे बनाया जा सकता है। तब तक के लिए दोस्तों आज्ञा दीजिए। नमस्कार।